हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो प्राचीन भारत का ये सीरीज चल रहा है और प्राचीन भारत में हम लोगों ने पहले टॉपिक को अर्थात स्टोन एज को पाषाण काल को समाप्त किया। पाषाण काल में हमने बताया था कि पाषाण काल उसका नाम क्यों रखा गया पाषाण काल, और उस पाषाण काल का वर्गीकरण क्यों किया गया, इसकी चर्चा किया था। मतलब उस पाषाण काल में 3 टॉपिक को हमने देखा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो प्राचीन भारत का अब जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, जिसको हम चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। ताम्रपाषाण काल, इसका नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले हम देखते हैं इसके काल की बात करते हैं कि ताम्रपाषाण काल का जो काल है वो कहां से कहां तक है। तो इसका काल 2800 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक है। ताम्रपाषाण काल का जो काल है वो 2800 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण काल चला। तो अब इसके बाद हम इसके नाम पर आते हैं कि इसका नामकरण ताम्रपाषाण काल क्यों किया गया। तो चूंकि सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु तांबा थी और इस समय तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण भी चलते रहे और कह सकते हैं कि पत्थर के उपकरण की बहुलता बनी रही। तो चूंकि तांबे और पत्थर दोनों के उपकरण के प्रमाण मिले हैं और इसलिए इस पूरे काल को हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो और इसीलिए आप देखते हैं कि चूंकि सबसे उपयोग में सबसे पहले लाई गई धातु तांबा है, तांबे की खोज सबसे पहले हुई और इसीलिए इसको सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। और हमेशा ही जैसे हिंदू संस्कृति में हम देखते हैं, हिंदू धर्म में देखते हैं कि तांबे के बर्तन को धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसलिए कि सबसे शुद्ध धातु है, ये माना गया कि सबसे पहले तांबे की खोज हुई और इसीलिए उसको सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। उस समय उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं था, इसलिए हम तांबे को धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं। तो अब ये देखिए एक एक चीज कि अब ताम्रपाषाण काल का जो हम इस समय हम ये देखते हैं कि ये ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है वह स्थल एक विभिन्न संस्कृति को दर्शा रहा है। सभी जगहों पर अलग अलग कुछ कुछ विशेषताएं मिली, लेकिन एक कॉमन विशेषता ये थी कि सभी जगह पर तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के हमें प्रमाण मिले। इसलिए इन सभी जगहों की सभी को हम एक सम्मिलित रूप से ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो स्थल मिले वे स्थल 3 काल के थे। कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है वो हड़प्पा से पहले का है, कुछ स्थल हड़प्पा के समकालीन है और कुछ स्थल हड़प्पा से बाद का है। तो इसलिए ताम्रपाषाण कालीन स्थल को हमने कहा आपसे कि जो भी स्थल मिले एक विशिष्ट संस्कृति को दर्शा रहा है। ये स्थल सभी स्थलों की अपनी कुछ विशेष पहचान है, अपनी कुछ विशेषता है। तो इस आधार पर ताम्रपाषाण कालीन स्थल का वर्गीकरण हम देखते हैं कि 3 भागों में किया गया है। एक प्राक हड़प्पा काल, दूसरा हड़प्पा कालीन स्थल और तीसरा हड़प्पोत्तर स्थल। अब देखिए, प्राक हड़प्पा काल का जो सबसे प्रमुख स्थल है वह है गणेश्वर। ठीक है। दूसरा हड़प्पा कालीन 2 स्थल इसके प्रमुख हैं। एक को कहते हैं कायथा और एक है आहार। ये हड़प्पा कालीन 2 स्थल प्रमुख हैं। और हड़प्पोत्तर मतलब हड़प्पा के बाद के भी 2 स्थल महत्वपूर्ण हैं। एक मालवा और दूसरा है जोड़वे।
अब देखिए ये जितने भी स्थल में हैं एक विशिष्ट संस्कृति को दर्शा रहा है। सभी स्थल एक अपनी अपनी सबकी पहचान है। हमने भी आपसे कहा कि सबकी अपनी अपनी पहचान है और सभी एक विशिष्ट संस्कृति को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ताम्रपाषाण कालीन हम यहाँ पर मैप भी लगा दिए हैं और इसी मैप के आधार पर हम इस संस्कृति के विषय में अभी हम चर्चा करते चलेंगे। एक एक करके अब देखेंगे कि गणेश्वर जो एक विशेष ये एक स्थल है, एक विशेष संस्कृति को दर्शा रहा है। तो अब इसमें हम एक एक चीज को लेते चलते हैं कि सबसे पहले ये प्राक हड़प्पा है, अर्थात हड़प्पा से पहले का है। तो इसका जो काल है, गणेश्वर का जो काल है वो 2800 से लेकर के 2200 ईसा पूर्व तक का है। ये गणेश्वर संस्कृति काल है, ठीक है। उसी तरीके से कायथा संस्कृति का जो काल है वो 2400 से लेकर के और 1800 ईसा पूर्व तक का है। उसी तरीके से आहार संस्कृति का 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है। उसी तरीके से मालवा की हम बात करेंगे, जोरवे की बात करेंगे, एक एक को लेकर के हम पहले चलते हैं, फिर आपको बताते चलते हैं। ये गणेश्वर संस्कृति की इसकी अब देखिए गणेश्वर संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, एक एक को हम पहले लेकर के चलते हैं। पहले इनकी विशेषताओं को जब देखेंगे, फिर इस काल की कुछ आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक, चूंकि अभी भी रिटन एविडेंस नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा गया है, तो इसलिए अब इस पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो इतिहास को लिखा गया है, तो इस आधार पर हम सिर्फ इस काल के आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। इसका जो है राजनीतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष बिल्कुल गौण होगा। तो यहाँ पर अब एक एक को देखते चलिए। गणेश्वर संस्कृति, देखिए ये गणेश्वर का जो क्षेत्र है ये कहाँ का है, ये है राजस्थान का। मैप में यहाँ पे देखिए गणेश्वर, ये गणेश्वर राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान में ये गणेश्वर पाया जाता है और यह एक विशिष्ट संस्कृति को दर्शा रहा है। अब देखिए इसकी विशेषता नंबर 1 कि यहाँ के लोग जो थे वे पूरी तरीके से न तो कृषि पर आश्रित थे और न ही शिकार पर आश्रित थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वह शिकार था और आंशिक साधन जो था वो कृषि था। इसका मतलब अभी यद्यपि कृषि का विकास हो गया था, ठीक है, कृषि का विकास हो गया था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो शिकार था और आंशिक रूप से वे कृषि पर अपना निर्भरता बनाए हुए थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि गणेश्वर में जो इस समय धातु जो हमें उपकरण मिले हैं वे सब के सब उपकरण जो थे गणेश्वर में किस प्रकार के थे, गणेश्वर में जो उपकरण थे वो तांबे के उपकरण। तो कह सकते हैं कि इस समय गणेश्वर से तांबे के तमाम उपकरण के प्रमाण मिले। जैसे हम कह सकते हैं कि इस समय जो तीर के नोक और बर्छे, तो गणेश्वर संस्कृति से की दूसरी विशेषता, हमने पहली विशेषता बताया कि यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार और आंशिक साधन जो था वो कृषि था। दूसरी विशेषता कि यहाँ के लोग जो थे धातु कर्म से परिचित थे। इसका मतलब कि ये तांबे के जो तांबा धातु मिला उससे ये उपकरण बनाते थे। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे कि गणेश्वर से क्या है कि तीर के नोक और बर्छे, ये दो जो आप देखें उपकरण शस्त्र के रूप में लोग प्रयोग करते थे, तो तीर के नोक और बर्छे के प्रमाण यहां से मिले हैं। साथ ही साथ ये गणेश्वर के जो लोग थे ये हड़प्पा के क्षेत्र में क्या करते थे, हड़प्पा के क्षेत्र में तांबे का निर्यात भी करते थे। अर्थात यहां से हड़प्पा के क्षेत्र में तांबे का निर्यात होता था और आगे देखेंगे उसी तांबा में जब टीन को मिला दिया गया तो क्या बन गया, कांसा बन गया था। कांस्ययुगीन सभ्यता की चर्चा हड़प्पा काल में करेंगे।
तो ये गणेश्वर संस्कृति की ये मुख्य विशेषता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो राजस्थान में जोधपुर के पास गणेश्वर संस्कृति है। इसके बाद हम आते हैं, ये हड़प्पा काल से पहले का है। ठीक है, हड़प्पा काल से पहले का गणेश्वर संस्कृति, चूंकि इसका काल 2800 से शुरू होता है। इसके बाद हड़प्पा कालीन जो दूसरा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वह कायथा। कायथा, अब आप देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में कायथा है। कायथा जो है वो मध्य प्रदेश में है कायथा। और कायथा संस्कृति की क्या विशेषता है? कायथा संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ की जो बस्ती थी वो किलाबंद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कायथा संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ की बस्ती क्या है, ये किलाबंद है, अर्थात सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों ओर से कायथा को किलाबंद किया गया था। तो यहाँ की बस्ती किलाबंद थी। दूसरी बात कि कायथा से मृदभांड के भी प्रमाण मिले हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, उसके भी प्रमाण मिले हैं। और तीसरी बात कि कायथा से एक पात्र में कुछ हमें जो उत्कृष्ट किस्म के पत्थर के गोलियों के माला मिले हैं, जैसे कार्नेलियन है, जैस्पर है, चर्ट है। तो इन सबों के ये उत्कृष्ट किस्म के जो कीमती पत्थर होते थे, उस पत्थर के गोली के माला वहां पर एक पात्र में रखा हुआ मिला है। इसका मतलब यह है कि कायथा संस्कृति जो है एक उत्कृष्ट संस्कृति थी, एक रिच संस्कृति थी। हमने कहा कि इसकी बस्ती किलाबंद थी, ठीक है, और यहां से मृदभांड के भी प्रमाण मिले हैं, अर्थात यहाँ के लोग जो है, इसका मतलब मृदभांड का प्रमाण मिला, मतलब यहाँ के लोग अब निर्माण कार्य से परिचित थे। उद्योग धंधों का यहाँ पर विकास हो चुका था, इसीलिए यहाँ से मृदभांड के हमें प्रमाण मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक है आहार संस्कृति। ठीक है, अब देखते चलिए, आहार संस्कृति की बात मैं कर रहा हूं। आहार संस्कृति जो है वो आप देख रहे हैं कि आहार जो है ये कहां पर है, ये है राजस्थान में। आहार राजस्थान के बनास घाटी में है। तो ये आहार संस्कृति एक अलग संस्कृति को दर्शा रहा है ताम्रपाषाण काल में। तो आहार संस्कृति में हम देखते हैं कि यहाँ के लोग, इसकी विशेषता क्या है आहार संस्कृति की? तो विशेषता यह है कि यहाँ के लोग धातु कर्म से परिचित थे, अर्थात यहाँ के लोग तांबे और तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण का निर्माण करते थे, पत्थर के उपकरण बनाते थे। तो पहली विशेषता आहार संस्कृति की कि यहाँ के लोग धातु कर्म से परिचित थे। और दूसरी बात कि यहाँ के लोग, दूसरी विशेषता कि यहाँ के लोग पत्थर के आवास में रहते थे, मतलब पत्थर का आवास बनाए थे और वहीं पर ये रहते थे। और आहार संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है गिलुंड। ये आहार संस्कृति का स्थल है, आप देख रहे हैं कि ये आहार संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है गिलुंड। और गिलुंड की विशेषता ये है कि यहाँ के लोग जो थे, गिलुंड के लोग जो थे, वे कच्ची ईंटों से निर्मित आवास में रहते थे। इसका मतलब यह है कि नवपाषाण काल में जब स्थिर जीवन की शुरुआत होती है तो उसका प्रमाण इन सारे क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिलते हैं। आहार संस्कृति का ही एक स्थल है ये बालाथल। ये बालाथल आहार संस्कृति का एक स्थल है। जैसे आहार संस्कृति का एक प्रमुख स्थल गिलुंड है, उसी तरीके से आहार संस्कृति का एक स्थल जो है वो बालाथल है। तो ये आप देख रहे थे आहार संस्कृति का। इसके बाद हम बात करते हैं मालवा संस्कृति पर। तो मालवा संस्कृति जो है वो मालवा संस्कृति आप देख रहे हैं कि ये मालवा का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और मालवा संस्कृति का जो काल है वो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 1700 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक मालवा संस्कृति का काल जाता है। 1700 से लेकर के और ये 1200 ईसा पूर्व तक
इसका काल है। तो हमने कहा कि मालवा का जो क्षेत्र है ये यही क्षेत्र है, ये देखिए ये यही वाला क्षेत्र जो है ये मालवा संस्कृति का क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं। और मालवा संस्कृति की जो विशेषता है कि मालवा संस्कृति की विशेषता ये है कि यहाँ की बस्ती भी किलाबंद थी। यहाँ की बस्ती क्या है? किलाबंद है। जिस तरीके से कायथा की बस्ती किलाबंद थी उसी तरीके से मालवा की बस्ती भी किलाबंद थी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मालवा से उत्कृष्ट किस्म के मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो यहां से मृदभांड मिले हैं वो उत्कृष्ट किस्म के हैं। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं मालवा संस्कृति की है। और दूसरी बात कि इस मालवा संस्कृति का ही एक प्रमुख स्थल है नवदा टोली। इस मालवा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल नवदा टोली है और इसी मालवा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल जो है वो एरन भी है। ये मालवा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल एरन भी है। तो नवदा टोली की विशेषता ये है कि यहां से सबसे अधिक अनाज के प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले हैं कि एक अनाज का ढेर मिला है और अधिक किस्म के अनाज भी यहां से मिले हैं। तो ये मालवा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल नवदा टोली, जहां से सबसे सर्वाधिक अनाज के प्रमाण मिले अर्थात अनाज के ढेर मिले हैं। ये आपने देखा मालवा संस्कृति। अब हम आते हैं जोरवे संस्कृति। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। इसको जरा सा पहले इरेज कर दिया जाए, फिर हम आते हैं जोरवे संस्कृति पर। लास्ट में एक हम बात कर रहे थे जोरवे संस्कृति की। ठीक है, अब देखिए ये जोरवे संस्कृति का जो काल है, इसका काल है, ये काल है आपका 1200 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक का काल है। इस जोरवे कहां है? आप देख रहे हैं ये जोरवे है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है जोरवे और महाराष्ट्र में यह एक विशेष अपनी पहचान बनाए हुए है। इसकी विशिष्टता को देखते हुए इसको एक अलग संस्कृति के तहत रख दिया गया है। जोरवे महाराष्ट्र में है और ये हड़प्पा से बाद का काल है। जोरवे संस्कृति का जो काल है वो हड़प्पा से बाद का काल है, इसलिए कि हड़प्पा का जो काल है 1750 से हड़प्पा का पतन शुरू हो जाता है और 1500 के बाद माना जाता है कि पतन हो गया था हड़प्पा का पूरी तरीके से। तो यह जो काल है इसका 1200 से 700 ईसा पूर्व जोरवे संस्कृति का, ये हड़प्पा से बाद का है। तो जोरवे संस्कृति में 4 प्रमुख स्थल थे जो आप देख रहे हैं। एक तो जोरवे ही हो गया, दूसरा यहां पर आप देख रहे हैं दैमाबाद। ठीक है, ये सब जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। उसके बाद है आप देख रहे हैं ये है निवासा और उसके बाद है इनाम गांव। ये सब जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल, ये सब यहां पर आप देख रहे हैं ये जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, ये जोरवे है, दैमाबाद है, निवासा है और इनाम गांव है। ये सब के सब जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल है। अब देखिए जोरवे सबसे पहले आते हैं, क्योंकि सबसे पहले उत्खनन जोरवे में हुआ और उसी से जोरवे संस्कृति के विषय में जानकारी मिली। अब यह देखा गया कि जोरवे के अतिरिक्त भी कुछ प्लेसेस थे, कुछ जगह थे, कुछ स्थल थे जहां से कुछ विशेषता इस काल की कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिली और इसीलिए उसको अन्य जगहों को भी हम डोनेट कर दिए कि कहां से जोरवे संस्कृति के जो है और भी स्थल है जहां से साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद है, निवासा है, इनाम गांव है। तो अब देखिए ये जोरवे, दैमाबाद और निवासा, ये तीनों प्लेस जो है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अवस्थित है और इनाम गांव जो है वो पुणे में अवस्थित है।
तो जोरवे संस्कृति की क्या विशेषता थी? जोरवे एक ग्रामीण संस्कृति थी और ध्यान रखना है यहां से तांबे के हस्त कुठार के हमें प्रमाण मिले हैं। तो दो बातें हैं, एक तो जोरवे संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी और साथ ही साथ यहां से तांबे का एक उपकरण जिसको कि तांबे का हस्त कुठार कहते हैं, ये जोरवे से मिला हमें। एक इसका प्रमुख प्लेस दैमाबाद है। यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। दैमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था और कह सकते हैं कि दैमाबाद जो है नगरीकरण के लेवल तक दैमाबाद पहुंच गया था, नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था। रीजन क्या है कि दैमाबाद में कई प्रकार के उद्योग धंधे लगे हुए थे। जैसे दैमाबाद में कांस्य उद्योग और दैमाबाद में साथ ही साथ ताम्र उद्योग, ये दोनों लगे थे। तो यहां से तांबे और कांसे दोनों के उपकरण के हमें प्रमाण मिले हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तांबे और कांसे के उपकरण के प्रमाण तो मिले, लेकिन इसके साथ साथ पत्थर के उपकरण भी यहां पर चल रहे थे। पत्थर के उपकरण की यहां पर बहुलता थी। तो दैमाबाद में कांस्य उद्योग, ध्यान रखना है कि दैमाबाद में कांस्य उद्योग भी लगे हुए थे। कांस्य उद्योग के प्रमाण हमें मिले हैं, इसलिए कांसे के उपकरण के प्रमाण यहां से मिले हैं। चूंकि यहां पर औद्योगिक गतिविधियां अर्थात सेकेंडरी सेक्टर के कार्य अधिक हो रहे थे, निर्माण कार्य अधिक हो रहे थे, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ये दैमाबाद जो है वो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था। तो ये दैमाबाद है। निवासा ये भी जोरवे संस्कृति का ही एक प्रमुख स्थल, एक और स्थल है। और निवासा की विशेषता ये है कि यहां से पटसन के हमें प्रमाण देखने को मिले हैं। इसके बाद एक प्लेस है इनाम गांव। इनाम गांव की बात ये है कि ये पुणे जिले में है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, कि इनाम गांव की बस्ती भी किलाबंद थी। पहली बात, इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ की बस्ती भी किलाबंद थी और इनाम गांव भी नगरीकरण के लेवल तक पहुंच गया था। यहां पर लगभग 100 आवास के साक्ष्य इनाम गांव से मिलते हैं। तो ये दो तीन विशेषताएं इसकी महत्वपूर्ण थी, ठीक है, जिसको कि हमने बताया। तो ये जोरवे संस्कृति और इसके साथ साथ जो अन्य संस्कृति जो हड़प्पा से पहले की है, हड़प्पा कालीन है और हड़प्पा से बाद की है, इन सबों की कुछ विशेषताओं को आपने देखा। इसके बाद हम इसकी अन्य बातों की अब चर्चा शुरू करेंगे।